ये जो सीरीज आप देखने जा रहे हैं इसे हमने ऑडियो विजुअल मेमोरी टेक्निक से तैयार किया है। इसका सबसे बेस्ट यूज कैसे करना है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, या सबसे जरूरी रात को सोने से ठीक पहले। बस हेडफोन लगाओ, आंखें बंद करो और सुन सुनकर सो जाओ। तो चलिए अपने हेडफोन लगा लीजिए, इतिहास रचने की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। आज का हमारा वन शॉट विषय है भारत का पर्यावरण। इस गहराई भरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण विशेषज्ञ और शोधकर्ता जो हमें भारत की भौगोलिक विविधता से लेकर यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र की चुनौतियों तक सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसे अगर हम सिर्फ एक विषय के रूप में देखेंगे तो शायद हम इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हमें इसे एक जीवित तंत्र के रूप में देखना होगा। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां मेगा डाइवर्सिटी यानी विशाल जैव विविधता पाई जाती है। आज हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ समय में हम हिमालय की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक और थार के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व के वर्षावनों तक के इस पूरे सफर को एक ही चर्चा में समेट सकें। बिल्कुल। और जब हम भारत के पर्यावरण की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति आती है। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों माना जाता है? ये बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, भारत दुनिया के कुल भूभाग का केवल 2.4% है, लेकिन दुनिया की लगभग 7 से 8% दर्ज प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। हमारे पास दुनिया के 4 प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का हिस्सा है: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ ऐसी हजारों प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इसे हम एंडेमिज्म कहते हैं। भारत की ये विविधता यहाँ की जलवायु और स्थलाकृति की वजह से है। हमारे पास उत्तर में ऊंचे पहाड़ हैं जो ठंडी हवाओं को रोकते हैं, 3 तरफ से समुद्र है जो नमी लाता है और बीच में विशाल मैदान और पठार हैं। ये विविधता वाकई अद्भुत है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विकास की दौड़ में हमने इन पारिस्थितिक तंत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है? अगर हम वनों की बात करें तो वर्तमान में भारत में वनों की स्थिति क्या है? क्या हम उस 33% के लक्ष्य के करीब हैं जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में तय किया गया था? ईमानदारी से कहूं तो हम अभी भी उस लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण लगभग 24.62% है। हालांकि आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन यहाँ एक पेच है। ये बढ़ोतरी अक्सर कमर्शियल प्लांटेशन या सोशल फॉरेस्ट्री की वजह से होती है, जबकि हमारे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन हैं वे कम हो रहे हैं। प्राकृतिक वनों की जगह जब हम रबर या यूकेलिप्टस के पेड़ लगाते हैं तो वो संख्या में तो जुड़ जाते हैं, लेकिन वे उस जैव विविधता की पूर्ति नहीं कर पाते जो एक प्राकृतिक जंगल करता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जबकि प्रतिशत के मामले में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य आगे हैं। लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों में भी वनों की कटाई एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। वनों की बात चली है तो वन्य जीवों का जिक्र होना भी लाजमी है। भारत में बाघों और हाथियों के संरक्षण के लिए कई प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। इनकी सफलता को आप कैसे देखते हैं? भारत ने वन्यजीव संरक्षण में कुछ मिसालें पेश की हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था, उसे दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में गिना जाता है। आज भारत में दुनिया के लगभग 75% बाघ रहते हैं। हालिया गणना के अनुसार हमारी बाघों की संख्या 3100 से ऊपर निकल गई है। इसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट और वन हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा में किए गए प्रयास सराहनीय हैं। लेकिन चुनौती अब मानव वन्यजीव संरक्षण की है। जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं, जानवर बस्तियों की ओर आ रहे हैं। हाथी गलियारों यानी एलिफेंट कॉरिडोर्स का विखंडन हो रहा है। संरक्षण का मतलब सिर्फ पिंजरे में बंद करना या किसी बाउंड्री के अंदर रखना नहीं है, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास और आवाजाही के रास्तों को सुरक्षित करना है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, भारत की नदियाँ। हम नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन आज गंगा, यमुना और साबरमती जैसी नदियाँ प्रदूषण की मार झेल रही हैं। क्या सरकारी योजनाएं जैसे नमामि गंगे जमीन पर कोई बदलाव ला पा रही हैं? नदियों का मुद्दा भारत के लिए भावनात्मक भी है और अस्तित्वगत भी। प्रदूषण के 2 मुख्य स्रोत हैं, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। उद्योगों का कचरा और शहरों का सीवेज सीधे नदियों में गिरता है। नमामि गंगे जैसी योजनाओं ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP लगाने में तेजी दिखाई है और घाटों का सौंदर्यीकरण किया है। लेकिन नदी की निर्मलता के साथ साथ उसकी अविरलता भी जरूरी है। जब हम नदियों पर बांध बनाते हैं तो उनका प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है, जिससे उनकी खुद को साफ करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उत्तर भारत की नदियां ग्लेशियरों पर निर्भर हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये आने वाले समय में एक बड़े जल संकट का संकेत है।
जल संकट की बात करें तो भारत में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का स्तर भी गिर रहा है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां पानी के लिए युद्ध होंगे? ये डरावना लग सकता है, लेकिन भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हम अमेरिका और चीन के संयुक्त उपभोग से भी ज्यादा भूजल निकालते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी कृषि नीति है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां वर्षा कम होती है, वहां धान जैसी फसलें उगाई जाती हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। मुफ्त बिजली और सब्सिडी के कारण किसानों ने अंधाधुंध पानी निकाला है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि भारत के 21 बड़े शहरों में डे जीरो जैसी स्थिति आ सकती है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हर घर की जरूरत बनाना होगा। अब थोड़ा रुख बदलते हैं और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। हालांकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में हम बहुत पीछे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख क्या है? भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी आवाज बहुत मजबूती से रखी है। COP26 ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पंचामृत का संकल्प दिया था। इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो हासिल करना है। इसके अलावा 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को गैर जीवाश्मी ईंधन से पूरा करना है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व किया है। हम रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सौर और पवन ऊर्जा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनौती ये है कि हमें अपनी बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और कोयला अभी भी हमारा सबसे सस्ता स्रोत है। इस दुविधा के बीच संतुलन बनाना ही भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है। जलवायु परिवर्तन का असर तो हम देख ही रहे हैं। कभी बेमौसम बारिश, कभी भीषण गर्मी, तो कभी अचानक आने वाली बाढ़। क्या भारत की कृषि इस बदलाव को झेल पाएगी? ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। मॉनसून का पैटर्न बदल गया है। अब लघु अवधि में अधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे बाढ़ आती है और फिर लंबे समय तक सूखा रहता है। हिमालयी क्षेत्र में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटनाएं आम हो गई हैं। इससे निपटने के लिए हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना होगा। हमें ऐसी फसलों की किस्मों की जरूरत है जो सूखे और बाढ़ दोनों को झेल सकें। साथ ही मोटे अनाज यानी मिलेट्स को बढ़ावा देना एक अच्छा कदम है, क्योंकि इनमें पानी कम लगता है और ये पोषण से भरपूर होते हैं। प्रदूषण की चर्चा के बिना पर्यावरण की बात अधूरी है। हर साल सर्दियों में दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। क्या ये सिर्फ पराली जलाने का मुद्दा है या समस्या और गहरी है? वायु प्रदूषण एक साल भर रहने वाली समस्या है, जो सर्दियों में मौसमी परिस्थितियों के कारण ज्यादा दिखने लगती है। पराली जलाना एक योगदान कारक जरूर है, लेकिन वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल और थर्मल पावर प्लांट का प्रदूषण मुख्य जड़ें हैं। हमने BS6 मानक लागू किए हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा ले रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब तक हम इतना सुदृढ़ नहीं बनाएंगे कि लोग अपनी कारें छोड़ दें, तब तक बदलाव मुश्किल है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। भारत के छोटे शहर भी अब प्रदूषित शहरों की सूची में ऊपर आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में कई कानून भी बनाए गए हैं। क्या आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं को इन कानूनी ढांचों के बारे में बता सकते हैं? भारत का संविधान दुनिया के उन दुर्लभ संविधानों में से है जो पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 48A राज्य को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, और अनुच्छेद 51AG नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बताता है कि वे वनों, झीलों और नदियों की रक्षा करे। कानूनों की बात करें तो 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1974 का जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA सबसे महत्वपूर्ण है। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की स्थापना एक बड़ा कदम था, ताकि पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। कानून तो बहुत हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन और स्थानीय निकायों की सक्रियता अभी भी एक कमजोर कड़ी है। अक्सर कहा जाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार का काम नहीं है। भारत में कई जन आंदोलनों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा बदली है। क्या आप चिपको या नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलनों की प्रासंगिकता पर कुछ रोशनी डालेंगे? बिल्कुल। भारत में पर्यावरण संरक्षण की जड़ें हमारे समाज में हैं। राजस्थान के बिश्नोई समाज ने तो सदियों पहले पेड़ों के लिए अपनी जान दी थी। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर जो संदेश दिया, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। कर्नाटक का अप्पीको आंदोलन भी इसी का हिस्सा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जो बड़े विस्थापन और पारिस्थितिक विनाश की कीमत पर आता है। आज भी साइलेंट वैली बचाना हो या हसदेवरण्य के जंगलों को बचाना, आम लोग और आदिवासी समुदाय ही पर्यावरण के सबसे बड़े प्रहरी हैं। उनकी आवाज ही लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखती है। एक बहुत ही आधुनिक समस्या है प्लास्टिक और ई वेस्ट।
हम हर चीज को डिजिटाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इसके कचरे के लिए तैयार हैं? ये एक साइलेंट किलर है। भारत दुनिया में ई वेस्ट पैदा करने वाले शीर्ष देशों में है। हमारे पुराने फ़ोन, लैपटॉप और गैजेट्स का केवल एक छोटा हिस्सा ही सही तरीके से रिसाइकिल होता है। बाकी हिस्सा असंगठित क्षेत्र में जलाया या फेंका जाता है, जिससे लेड और मर्क्यूरी जैसे घातक तत्व मिट्टी और पानी में मिल जाते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन प्लास्टिक का विकल्प क्या है? जब तक हम सर्कुलर इकोनॉमी की ओर नहीं बढ़ेंगे, जहां हर उत्पाद को दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाए, तब तक हम कचरे के पहाड़ों से नहीं बच सकते। हमने बहुत सी चुनौतियों पर बात की, लेकिन क्या कुछ ऐसी सकारात्मक खबरें या नवाचार भी हैं जो हमें उम्मीद देते हैं? उम्मीद की बहुत सी किरणें हैं। भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता पिछले एक दशक में कई गुना बढ़ी है। गुजरात का मोढेरा गांव देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। सिक्किम दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक या ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है। ग्रामीण स्तर पर चेक डैम्स और जल संरक्षण के छोटे छोटे मॉडल कमाल कर रहे हैं। युवाओं में स्टार्टअप्स के जरिए पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने का जुनून दिख रहा है, चाहे वो मंदिर के फूलों से अगरबत्ती बनाना हो या पराली से पैकिंग मटेरियल तैयार करना। ये ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है। यदि हमारे श्रोताओं को, जो शायद छात्र हैं या कामकाजी पेशेवर, उन्हें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी हो, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? मैं कहूँगा कि सबसे पहले इकोलॉजिकल लिटरेसी विकसित करें। जानें कि आपके घर आने वाला खाना कहाँ से आ रहा है, आपका कचरा कहाँ जा रहा है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को जीवन मंत्र बनाएं। छोटे बदलाव जैसे पानी की बर्बादी रोकना, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना सामूहिक रूप से बड़ा असर डालते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वोट देते समय और नीतियों पर चर्चा करते समय पर्यावरण को एक प्राथमिकता बनाएं। पर्यावरण कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी आधारशिला है। आज की इस चर्चा ने वाकई आंखें खोल दी हैं। हमने देखा कि कैसे भारत का भूगोल जितना समृद्ध है, उसकी चुनौतियां भी उतनी ही जटिल हैं, लेकिन साथ ही हमारे पास एक मजबूत कानूनी ढांचा, गौरवशाली आंदोलन और नए नवाचार भी हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं यही कहूँगा कि भारत की संस्कृति हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने की रही है। हमें बस अपनी उन्हीं जड़ों की ओर वापस मुड़ना है और उसे आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गहरी और प्रेरणादायक चर्चा के लिए। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भारत का पर्यावरण के हर पहलू को समझने में इस वन शॉट एपिसोड से मदद मिली होगी। आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रकृति बचेगी तभी हम बचेंगे। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के प्रकृति का सम्मान करें। नमस्कार।